हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक क्लास 3। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 को देखते हैं। कंप्रेसर रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज। ऑप्शन नंबर है 3:6, ऑप्शन नंबर बी 5:8, ऑप्शन नंबर सी 15:20, ऑप्शन नंबर डी 20:30। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों? कंप्रेसर रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज। ऑप्शन नंबर है 3:6, ऑप्शन नंबर बी 5:8, ऑप्शन नंबर सी 15:20, ऑप्शन नंबर डी 20:30। तो क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों? कंप्रेसर रेशियो जो है पेट्रोल इंजन का कितना है? ऑप्शन नंबर ए में 3:6, ऑप्शन नंबर बी 5:8, ऑप्शन नंबर सी में दिया 15:20, ऑप्शन नंबर डी 20:30। तो दोस्तों, पेट्रोल इंजन में क्या पूछ रहा है कि कंप्रेसर रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले कंप्रेसर रेशियो क्या होता है उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो है आप पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर रेशियो कितना होता है, डीजल इंजन कितना होता है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्रेसर रेशियो देखते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, सपोज ये एग्जांपल है। ठीक है, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका गैस है इनसाइड में, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट, ये आपका हो गया पिस्टन, ये होगा पिस्टन रोड। ठीक है, नीचे हो गया आपका बीडीसी, यहाँ हो गया टीडीसी, और यहाँ पे कुछ क्लियरेंस है जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, और टीडी से लेकर के बीडीसी जो होता है उसको हम लोग स्वेट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है, ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन रॉड, और ये मेरा क्रैंक हो गया। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है? कंप्रेसर रेशियो किसे कहते हैं? टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेट वॉल्यूम। ठीक है, बीएस प्लस बीसी डिवाइडेड बाई वीसी। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हो आपका कंप्रेसर रेशियो। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेसर रेशियो होता है कितना होता है दोस्तों? हमेशा जो पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर रेशियो जो होता है लो होता है, और डीजल का जो होता है आपका हाई कंप्रेसर रेशियो होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल इंजन जो है मेरा एसआई इंजन है। ठीक है, पेट्रोल इंजन क्या है? एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो इसके लिए हमको उतना कंप्रेसर की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग उतना कंप्रेसर रेशियो की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप कंप्रेसर रेशियो ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? डिटोनेशन होगा, नॉकिंग होगा। ठीक है, तो इसीलिए पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्रेसर रेशियो होता है लो होता है, और जो डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेसर रेशियो होता है आपका हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीजल इंजन को हम सीआई इंजन बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, इसका नाम ही है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एयर को कंप्रेस करके जो है, कंप्रेस करके उसके बाद उसको हाई कंप्रेस करके उसके बाद उसको क्या करते हैं? इग्नेट करते हैं। ठीक है, तो डीजल इंजन क्या है? मेरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या रखना है? हमेशा हाई कंप्रेसर रेशियो रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है डीजल इंजन का एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें आपका जो कंप्रेसर रेशियो होता है लो होता है, और जो डीजल इंजन होता है उसमें जो है आपका कंप्रेसर रेशियो हाई होता है। तो पेट्रोल इंजन में कितना होता है कंप्रेसर रेशियो? 5:8, और जो डीजल इंजन होता है 15:20। ठीक है, पेट्रोल इंजन में कंप्रेसर रेशियो क्यों लो रखते हैं? क्योंकि अगर हम ज्यादा कंप्रेसर रेशियो रखेंगे तो प्री इग्निशन होकर के जो सिलेंडर के अंदर आपका डिटोनेशन देगा, नॉकिंग देगा। इसीलिए हमको पेट्रोल इंजन में हमेशा जो है लो कंप्रेसर रेशियो रखना है, और डीजल इंजन में हमेशा हाई कंप्रेसर रेशियो रखेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हाई कंप्रेसर रेशियो ज्यादा होगा डीजल इंजन, उतना ज्यादा जो है आपका एफिशिएंसी डीजल इंजन का होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, 5:8। कुछ क्वेश्चन में अगर कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कंप्रेसर रेशियो फॉर डीजल इंजन, तो उसमें आपको किस में टिक मारना है? 15:20 में टिक मारना है। ठीक है, अगर आपका पूछ रहा है पेट्रोल इंजन का, तो पेट्रोल इंजन का 5:8 होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 जो है समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी of the gas molecule is given by option number A √kT/m, option number B √2 kT, option number B √2 kT/m, option number C √3 kT/m, option number D √5 kT/m। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है गैस मॉलिक्यूल का वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है √kT/m, ऑप्शन नंबर बी √2 kT/m, ऑप्शन नंबर सी √3 kT/m, ऑप्शन नंबर डी √5 kT/m। तो दोस्तों जो भी गैस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हमको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आया है कहां से आया है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि अगर कोई गैस को हीट करते हैं, ठीक है, कोई गैस को अगर हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। कोई गैस है, सपोज
ये वेसल है, ठीक है, इसके अंदर में गैस भरा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम नीचे से हीट करेंगे, ठीक है, हीट करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा गैस के अंदर में क्या होगा, रैंडमली जो है मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होगा आपका गैस के अंदर में क्या होगा, रैंडमली मूव होना चालू होगा, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा सभी का जो स्पीड होगा क्या इक्वल होगा, सभी का जो स्पीड होगा इक्वल होगा, नो, सभी का जो है मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा इक्वल नहीं होगा। कुछ क्या होगा वेरी फास्ट मूव करेगा, कुछ क्या करेगा स्लो मूव करेगा, कुछ जो है आपका मीडियम मूव करेगा। तो इसी को समझने के लिए क्या किया है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कि सभी मॉलिक्यूल्स का जो एक सर्टेन स्पीड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सभी मॉलिक्यूल्स का जो है सर्टेन स्पीड है कैसे हम निकालेंगे। कोई मॉलिक्यूल जो है स्पीडली मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल जो है आपका स्लो मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल जो है आपका फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो सभी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको निकालने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज किया जाता है, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बताता है कि जो भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होगा सभी का जो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, उसी के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बोला, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम्स फ्रॉम द डिस्क्राइब हाउ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम्स फ्रॉम द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हाउ द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट गिवन टेम्परेचर। अगर कोई गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें जो है आपका गैस मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसमें बताता है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे जो डिस्क्राइब करके जो आया है आपका 3 टाइप का स्पीड आया है, उसको जो है आप नोट कर लीजिए। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसका जो है आपका वैल्यू कितना है, वीपी से डिनोट करते हैं इक्वल टू √2 kT/m, ठीक है। के का मीनिंग क्या है, के आपका है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, टी का मीनिंग क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एम का मीनिंग क्या है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा आया है एवरेज स्पीड, जिसको हम बी एवरेज से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू √8 kT/m, ठीक है। उसके बाद तीसरा आया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम लोग वी RMS से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है √3 kT/m। तो तीनों जो है आप लोग इसको याद कर लीजिए। कोई कोई क्वेश्चन में आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछता है, कोई कोई क्वेश्चन में आपका एवरेज स्पीड पूछेगा, किसी को एग्जाम में आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी √2 kT/m। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला था, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी व्हेन, ऑप्शन नंबर है कट ऑफ इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर बी कट ऑफ इज डिक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर सी कट ऑफ इज 0, ऑप्शन नंबर डी कट ऑफ इज कांस्टेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला, जो डीजल साइकिल का एफिशिएंसी है वो इक्वल टू ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी कब होगा, जब कट ऑफ हम इंक्रीज करेंगे, जब कट ऑफ हम डिक्रीज करेंगे, जब कट ऑफ हम 0 रखेंगे, या कट ऑफ हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीजल साइकिल का कट ऑफ रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ रेशियो को कैसे, जैसे हम लोग घटाते हैं, जैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं कट ऑफ रेशियो को, तो वो किस तरह का साइकिल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कट ऑफ रेशियो को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वो कब ऑटो साइकिल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डीजल साइकिल हम देखते हैं दोस्तों। डीजल साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है आपका, सबसे पहले आपका जो होता है 1 to 2 क्या रहता है आपका, आइसेंट्रोपिक, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, सॉरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। उसका 3 to 4 जो होता है आपका सेम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 हो जाता है आपका हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है आपका डीजल साइकिल का 4th प्रोसेस। प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, उसके बाद हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, 2 to 3 to 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 आपका हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है।
तो कट ऑफ रेशियो इक्वल टू क्या होता है, V3/V2। V3/V2 क्या, V3 क्या है आपका, हीट एडेड कर रहे हैं एट द एंड ऑफ वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम हो गया आपका V3 हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ हीट एडिंग, और V3 हो जाएगा आपका एट द एंड ऑफ वॉल्यूम हीट एडिंग। ठीक है, कट ऑफ रेशियो का मीनिंग होता है V3/V3, V3/V2, मतलब अगर हम जो हीट एड कर रहे हैं एट द एंड ऑफ वॉल्यूम जितना होगा उसको डिवाइड कर देंगे हीट एडिशन एट स्टार्टिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कट ऑफ रेशियो। अभी देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बताओ कि कट ऑफ को हम, कट ऑफ रेशियो जो होगा उसको अगर हम बढ़ाने से ऑटो साइकिल मिलेगा या घटाने से मिलेगा। तो इस ग्राफ से दोस्तों क्लियरली पता चल रहा, अगर हम कट ऑफ रेशियो को क्या करेंगे, धीरे धीरे घटाएंगे तो एक एंड आ जाएगा जहां पे आपका जो V3 इक्वल टू V2 हो जाएगा। अगर V3 इक्वल टू V2 हो जाएगा तभी जाके आपका जो है डीजल साइकिल ऑटो साइकिल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो डीजल साइकिल का एफिशिएंसी होगा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा। कब होगा, कंडीशन V3 इक्वल टू V2। ठीक है, ये आपका V2 और V3 का जो आपका V3 और V2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो सेम लाइन पे है। ठीक है, ऑटो साइकिल में तो डीजल साइकिल मेरा कब ऑटो साइकिल के बराबर आ जाएगा, तो डीजल साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा ऑटो साइकिल के बराबर कब आ जाएगा, जो V3 इक्वल टू V2 होगा। तो अगर हम कट ऑफ को क्या करेंगे, कट ऑफ क्या है मेरा V3/V2, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, V3 को जो है हम क्या करेंगे, V2 को कांस्टेंट रखेंगे और V3 को जो है हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो V3 को जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे एक टाइम ऐसे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे आपका जो है वॉल्यूम आपका 5 मीटर क्यूब, उसके बाद 4 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, यहाँ पे जो है आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कट ऑफ कब होगा, जब हम 0 कर देंगे तो V2 इक्वल टू V3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कट ऑफ 0 कर देंगे तो V2 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल कब इक्वल होगा ऑटो साइकिल एफिशिएंसी का, जब हम इसको कट ऑफ को 0 कर देंगे। कट ऑफ रेशियो जो होता है उसको अगर हम 0 कर देते हैं तो मेरा डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जो है ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कट ऑफ इज 0। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करें तो ऑटो साइकिल में भी 4 प्रोसेस होता है आपका। 1 to 2 सेम होगा, आइसेंट्रोपिक जो कंप्रेशन, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 जो हो जाएगा आपका हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डीजल साइकिल में हीट एडेड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, जो डीजल साइकिल होता है हीट एडेड होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे, और आपका जो डीजल साइकिल होता है, आपका जो ऑटो साइकिल होता है उसमें हीट एडेड जो होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, क्यू एड यहाँ पे क्यू रिजेक्शन। तो इसका ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। डीजल साइकिल जो होता है आपका, डीजल साइकिल में आपका हीट एडेड कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और जो हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी व्हेन कट ऑफ इज 0। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द एंट्रोपी डेज इज एन इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रिमेन कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एंट्रोपी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका एंट्रोपी आया है। ठीक है, एंट्रोपी क्या बोलता है, कोई भी सिस्टम का जो रैंडमनेस होता है या डिसऑर्डर होता है उसको जो है मेजर करता है। ठीक है, एंट्रोपी क्या बताता है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है
या रेंडमनेस है उसको बताता है एंट्रोफी। थर्मोडायनामिक साइकिल का मतलब क्या है दोस्तों कि कोई स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ठीक है, स्टेट, ठीक है, स्टेट ए मेरा एक स्टेट है, बी मेरा एक स्टेट है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, स्टेट ए से बी में जाने के लिए क्या होगा, कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है। स्टेट ए टू बी जाने के लिए डूइंग सम प्रोसेस एंड रिटर्न टू सेम स्टेट ए, इसी को हम थर्मोडायनामिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक साइकिल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको थर्मोडायनामिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइकिल, ठीक है। एंट्रोपी को समझ लिए, थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होता है उसको समझ लिए, ठीक है। अभी जो है दोस्तों एंट्रोपी आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। एंट्रोपी जो है डिपेंड्स करता है स्टेट पे, ठीक है। सिस्टम में जो एंट्रोपी जीरो होगा दोनों के लिए आपका जीरो करेक्ट, जो सिस्टम आपका एंट्रोपी होगा वो करेक्ट दोनों के लिए सही है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए भी सही, रिवर्सिबल साइकिल के लिए भी सही है। क्योंकि साइकिल क्या बताता है, जो इनिशियल स्टेट होता है फाइनल स्टेट बराबर होता है। तो एंट्रोपी मेरा स्टेट फंक्शन इसके हिसाब से जो है सिस्टम में जो एंट्रोपी होना चाहिए जीरो होना चाहिए, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी और दोनों रिवर्सिबल साइकिल के लिए और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए एंट्रोपी जो है आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों एंट्रोपी मेरा क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो अगर कोई सिस्टम में एंट्रोपी जीरो कब होगा, करेक्ट जब रिवर्सिबल साइकिल होगा, रिवर्सिबल साइकिल होगा, दोनों के लिए करेक्ट होना चाहिए। सिस्टम में जो एंट्रोपी होगा जीरो होगा, दोनों साइकिल है, ठीक है। रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, साइकिल जो है इस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। तो एंट्रोपी भी जो है डिपेंड्स कर रहा है साइकिल पे। तो इसका मतलब जो है आपका सिस्टम में जो एंट्रोपी होगा दोनों साइकिल के लिए जीरो होगा, रिवर्सिबल साइकिल के लिए भी जीरो होगा, रिवर्सिबल साइकिल के लिए जीरो होगा, क्योंकि जो थर्मोडायनामिक साइकिल स्टेट पे डिपेंड करता है और एंट्रोपी भी स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन इरिवर्सिबल साइकिल में आपका एंट्रोपी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल साइकिल में एंट्रोपी जीरो नहीं होगा। तभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्यों नहीं जीरो होगा। नाउ क्वेश्चन आस्किंग व्हाई एंट्रोपी इज नॉट जीरो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो उसी के लिए हमको समझना है, उसी को हमको समझना है, ठीक है। वेयर एंट्रोपी इंक्रीज, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई टू यूनिवर्स नॉट जस्ट ए सिस्टम, ठीक है। एंट्रोपी जो आया है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से आया है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है अप्लाई करता है यूनिवर्स पर, नॉट जस्ट द सिस्टम। सिर्फ सिस्टम पे जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई नहीं होता है, ये आपका यूनिवर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्स का अगर एंट्रोपी क्या हो जाएगा, सिस्टम का एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी, ठीक है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये अगर कोई सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, तो जो ये आपका सिस्टम बाउंड्री जो है, ये आपका सिस्टम बाउंड्री हो गया, इसके बाहर जो हो गया आपका सराउंडिंग हो गया, और सिस्टम और सराउंडिंग बन के जो है टोटल यूनिवर्स बनाता है, ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्स का एंट्रोपी इक्वल टू, तो एंट्रोपी का यूनिवर्स का क्या होगा, सिस्टम का एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमेशा डेल्टा यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो एंट्रोपी है मेरा हमेशा जो है रिलेटिवली शो करता है, ठीक है। एंट्रोपी हमेशा मेरा रिलेटिवली जो हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम का एंट्रोपी होगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिवर्स का एंट्रोपी निकलेगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल में हम लोग जानते हैं दोस्तों नो लॉसेस, कोई भी लॉसेस नहीं होता है, आइडियल होता है, ठीक है। जो साइकिल होता है मेरा आइडियल होता है, तो सिस्टम में एंट्रोपी जीरो हो जाएगा और सराउंडिंग में भी एंट्रोपी जो है आपका जीरो हो जाएगा। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होगा, फाइनली जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है प्लस ये जीरो है, दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी इरिवर्सिबल साइकिल में हम लोग जानते हैं कि इरिवर्सिबल साइकिल में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, हीट लॉसेस होता है, जो गैस होता है मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल साइकिल में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, हीट लॉसेस होता है, मिक्सिंग होता है। तो सिस्टम में जो आपका एंट्रोपी होगा वो तो जीरो होगा बिकॉज ऑफ साइकिल की वजह से। साइकिल में क्या होता है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम होता है, तो उस हिसाब से एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो सिस्टम एंट्रोपी मेरा जीरो होगा। लेकिन सराउंडिंग में क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेस। जो भी फ्रिक्शन और हीट लॉसेस होगा, जो एंट्रोपी किसको देगा, सराउंडिंग को देगा। तो सराउंडिंग में हमेशा क्या होगा, जो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। इसी वजह से यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है आपका इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, द एंट्रोपी डेज इज एन इरिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस में हमेशा जो एंट्रोपी करेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो इरिवर्सिबल साइकिल होगा, एंट्रोपी मेरा क्या करेगा, हमेशा जो है इंक्रीज करेगा। इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द एंट्रोपी डेज इज एन इरिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस। तो सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन
सी इंक्रीजेज। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला दोस्तों, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, नॉन ऑफ दीज। तो Cp और Cv का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा और नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका आंसर। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पूरा करने के बाद देखते हैं फाइनल आंसर इसका क्या आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो Cp और Cv का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, Cp और Cv का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी क्या है मेरा, स्पेसिफिक हीट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 यूनिट मास ऑफ गैस है, उसको अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है, उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले Cp जो है आपका दोस्तों ग्रेटर देन Cv होता है। ठीक है, Cp जो है ग्रेटर देन Cv होता है। क्यों होता है इसको समझते हैं। ठीक है, Cp मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर है। एक कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग क्या जानते हैं, गैस जो है आपका एक्सपेंड करता है। जब हम उसको हीट करेंगे गैस क्या होता है आपका एक्सपेंड होगा। गैस एक्सपेंड होगा तो हमको एक्सटर्नल वर्क मिलेगा। ठीक है, गैस एक्सपेंड होगा और गैस एक्सपेंड की वजह से हमको एक्सटर्नल वर्क मिलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट सप्लाई हमको यूज करे, तो हीट सप्लाई अगर हम इसको देंगे तो उसका यूज किसके लिए होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए होगा, और डूइंग वर्क हो रहा है उसके लिए हमको हीट की जरूरत है। ठीक है, तो हीट सप्लाई इज यूज फॉर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग वर्क। ठीक है, तो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करना है और वर्क डन भी हमको जो है करना है, तो उसके लिए कि मोर हीट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अब Cv देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब जो है कोई वर्क डन नहीं होगा, नो एक्सपेंशन होगा, तो इसका मतलब हीट ओनली इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हीट सप्लाई यूज फॉर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी सो लेस हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें हमको एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, एज कम्पेयर टू Cv में जो है हीट के रिक्वायरमेंट कम होगा, इसीलिए Cp ग्रेटर देन Cv। ठीक है, अभी एक रिलेशन आता है दोस्तों, Cp इक्वल टू Cv प्लस R। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो Cp ग्रेटर देन Cv है, तो Cp और Cv का रेशियो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो हमेशा जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए, और अगर मुझे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।